हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्वेश्चन साइंटिस्ट। तो आज हम अपनी चैप्टर का थर्ड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि इलेक्ट्रिसिटी है। और इलेक्ट्रिसिटी में हम आज जो टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज पर द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू और एज पर द ओलंपियाड पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आते हैं और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। मोस्टली इन्हीं टॉपिक्स में से क्वेश्चंस आते हैं। तो पहला टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे आज, दैट्स ओम्स लॉ। उसके बाद हम रेजिस्टेंस एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इट, उसके बारे में बात करेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स की बात करेंगे और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की बात करेंगे। ये सारे टॉपिक्स बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पॉइंट और ओलंपियाड एनटीसी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो पहला जो टॉपिक है हमारा, दैट्स ओम्स लॉ। अब हम ओम्स लॉ के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ओम्स लॉ बेसिकली किसने दिया था? इट वाज गिवन बाय जॉर्ज सिमन ओम। इसने क्या बोला था कि इसने एक रिलेशनशिप देखी किसके बीच में, एक करंट के बीच में और करंट फ्लोइंग थ्रू मेटेलिक वायर, और उसके एंड पॉइंट्स पे जो हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं उसमें एक रिलेशनशिप इसने देखा। और इसने क्या बोला, इसके लॉ जो ये इसने लॉ दिया ओम्स लॉ, उसमें क्या बोलता है ये कि द करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। तो अगर हम इसको ऐसे समझे ये अगर हमारे पास एक कंडक्टर है, ये इसके पॉइंट्स है ए और बी, जो हमारे पे यहाँ ये पोटेंशियल डिफरेंस है वी ए माइनस वी बी। सपोज हम इसको अगर वी के बराबर रखेंगे, इसने बोला कि ये वी जो होगी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, और अगर इसमें से करंट आई जा रही है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इस करंट आई के। ये इसका स्टेटमेंट था। द करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। बट कंडीशंस क्या थी कि जो हम टेम्परेचर है या बाकी फिजिकल कंडीशंस है इस कंडक्टर की, वो हम चेंज ना करें, हम टेम्परेचर ना चेंज करें, हम इसकी शेप लेंथ वगैरह ना चेंज करें। तब अगर हम रखेंगे तब क्या होगा, इसकी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी जो इसमें से करंट फ्लो करेगी। और इसका जो ग्राफ आएगा, रेशो किसका, करंट और ये करंट और वोल्टेज का, वो एक स्ट्रेट लाइन आएगी, वो एक स्ट्रेट लाइन आएगी। इधर ही हम एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इंट्रोड्यूस करते हैं, दैट इज v इज इक्वल टू आर आई हम लिखते हैं। ठीक है। ये जो r होता है, दिस इज नोन एज द रेजिस्टेंस। और ये एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाता है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो बेसिकली ओम्स लॉ था क्या कि अगर हमारे पास एक कंडक्टर है, उसके एंड पॉइंट्स पे अगर हम कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें जो करंट होगी वो उसके प्रोपोर्शनल होगी। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते जाएंगे या चेंज करते जाएंगे किसी भी तरीके से, उसकी करंट भी अकॉर्डिंगली प्रोपोर्शनली चेंज होती जाएगी। कंडीशंस ये है कि हम टेम्परेचर या बाकी फिजिकल कंडीशंस कंडक्टर की चेंज नहीं करते हैं। और ये दिया किसने था? इट वाज गिवन बाय जॉर्ज सिमन ओम। इट वाज गिवन बाय जॉर्ज सिमन ओम इन 1827 में इसने ये दिया था। ये चीज आप याद रखेंगे ओम्स लॉ में, ये इसका स्टेटमेंट था। अब इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन कि ये कैसे प्रूव करेंगे हम। तो हम एक सेटअप रखेंगे हमारे पास, जिसमें हम क्या लाएंगे, हम एक बैटरी लाएंगे, हम एक वेरिएबल रेजिस्टर लाएंगे, या ये जरूरी नहीं है वेरिएबल रेजिस्टर लाए, बट वी कैन कीप अ वेरिएबल रेजिस्टर। हम यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लाएंगे, ठीक है, जो एक कांस्टेंट रेजिस्टेंस की अप्रोक्सीमेट। पहले हम ये सर्किट डिस्कस करते हैं, इसके बाद में और एक सर्किट, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन सर्किट आपको समझाता हूँ। तो हमने क्या लाया, एक बैटरी लाई, एक रियोस्टेट लाया, की कनेक्ट की, और उसके बाद एक एम्पियर मीटर लाया, किसके लिए, करंट मेजर करने के लिए। और फिर वोल्ट मीटर इस रजिस्टर के अक्रॉस लगाया, क्या, रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए। ठीक है। तो हम क्या काम करेंगे यहाँ पे, जब हम बैटरी से करंट सप्लाई करेंगी तो सपोज करंट आई यहाँ से आ रही है, ठीक है, यहाँ से करंट जाएगी और वही वोल्ट मीटर में जाए, एम मीटर में जाएगी, और ये हमारा क्या रीड करेगा, करंट रीड करेगा कि कितनी करंट पास हो रही है। यहाँ पे से सपोज वी वोल्ट सप्लाई हो रहे हैं, तो जो पूरा ड्रॉप है वो कहाँ हो रहा है, वो ड्रॉप इधर हो रहा है आधा, और आधा इसमें ड्रॉप हो रहा है। ठीक है। तो हम क्या देखेंगे, अगर हम इस वेरिएबल रेजिस्टर को चेंज करेंगे, हम अगर आर को, सॉरी आर को नहीं, अगर हम इस बैटरी को, बैटरी के पोटेंशियल को चेंज करेंगे, तो क्या होगा, इसमें से जो करंट पास होगी वो भी चेंज हो जाएगी। ऐसा क्यों होगा, देखिए अगर हम अभी देखें तो इस पोटेंशियल से पे कौन सा, एक तो यहाँ पे भी लॉस हो रहा है, इधर भी लॉस हो रहा है। सपोज अगर हम रियोस्टेट की वजह से जो रेजिस्टेंस वो आर रखते हैं, स्मॉल आर, और इसकी वजह से जो रेजिस्टेंस है वो कैपिटल आर रखते हैं, ठीक है।
तो अभी हमारा जो करंट आएगा पहले I इज इक्वल टू V बाई आर प्लस आर, ठीक है, ऐसा है सपोज, ठीक है। अब हमने क्या काम किया, अब हमने इसको डबल कर दिया, इसको चेंज कर दिया, तो हमारी जो वोल्टेज ड्रॉप होगी इसके अक्रॉस वो कम हो जाएगी। अभी तक यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप सपोज V1 हो रहा था, वो कितनी हो रही थी, I करंट तो सारी में से सेम जाएगी, तो आई आर प्लस आई आर जा रहा था जो हमारा टोटल वोल्टेज था। बट अब जब हमने इसको डबल किया तो मतलब V इज इक्वल टू आई आर प्लस टू आई आर, ठीक है, ये आई डैश चेंज हो जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो कम होगा एज कम, क्योंकि अभी यहाँ पे ज्यादा पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। तो अगर पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे कम हो रहा है, ये वोल्टेज का वैल्यू कम हो जाएगा और यहाँ पे करंट का वैल्यू भी कम हो जाएगा। दूसरे तरीके से हम सिंपली अगर हम समझना चाहे तो हम ऐसा एक सर्किट बनाएंगे, एक सिंपल सा सर्किट। हमारे पास एक रेजिस्टर है, ठीक है, इसके अक्रॉस एक वोल्ट मीटर लगाया हुआ है, इसके बाद यहाँ पे एक बैटरी कनेक्टेड है, ठीक है, बैटरी कनेक्टेड है, और यहाँ पे एक एमीटर कनेक्टेड है। सिंपल सा सर्किट है, यहाँ से करंट जा रही है जो V वोल्ट सप्लाई कर रही है आई, ठीक है। तो इस रेजिस्टर R में से जब ये करंट पास होगी, सपोज यहाँ पे तो अभी V कितना आएगा, आई आर के बराबर। अब अगर हम ये वोल्टेज चेंज करेंगे और इसमें जो वोल्टेज लीड होगी वो किसके बराबर है, V के बराबर होगी, और इसमें करंट आई आएगी। अब अगर मैं ये वोल्टेज 2V बना दूं और एक बैटरी इतनी बड़ी इसमें लगा दूं, तो यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो भी कितना होगा, 2V होगा। तो अगर अब हमारी 2V इज इक्वल टू, हमारा था V इज इक्वल टू आई आर, अभी हमारा 2V इज इक्वल टू आई डैश आर, तो ये अगर रेशो निकालें हम V और V, तो हमारी जो आई डैश आएगी वो कितना आएगा, 2I। तो हमारा करंट जो है, अगर हम वोल्टेज डबल कर रहे हैं, हमारी करंट भी डबल हो रही है। यही कहना था ओम का कि हम प्रोपोर्शनली करंट को चेंज, प्रोपोर्शनली करंट चेंज हो रही है जितना हम पोटेंशियल डिफरेंस चेंज कर रहे हैं। और वही ग्राफ हमारा यहाँ पे आ रहा है, जितना हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं उतना हमारा करंट भी बढ़ रहा है, या जितना हम वोल्टेज कम करेंगे इसमें एक लीनियर रिलेशनशिप आ रही है। और इसका जो कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी है वो क्या है, रेजिस्टेंस, जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो व्हाट बेसिकली रेजिस्टेंस इज, रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की टू अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज। तो क्या होता है, ये रेजिस्टेंस डेवलप कैसी होती है, हम एक कंडक्टर लेते हैं, सपोज ये हमारा एक कंडक्टर है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है और होल्स है। होल्स मतलब अब पॉजिटिवली चार्जड होते हैं, पॉजिटिवली चार्जड चीजें होती है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो करेंगे इसके बीच में, क्योंकि करंट कहाँ से आती है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, जब करंट फ्लो कर रही है या इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं, तो क्या होगा, जब ये चार्ज चल रहा है तो एक तो ये एक दूसरे से कोलाइड करेंगे और उसके बीच में जो होल्स है उस उनके साथ कोलाइड करेंगे, तो इनकी जो मूवमेंट है वो थोड़ी रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। और यही प्रॉपर्टी जो होती है इसी को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो रेजिस्टेंस इज नथिंग बट इट इज व्हाट इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर, कंडक्टर की अपनी प्रॉपर्टी होती है that opposes the flow of charge, that opposes the flow of charge। और इसीलिए हमने क्या बोला था कि जो हमारा ये था V is directly proportional to I, ये हमारा ओम्स लॉ था। और जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी यहाँ पे हमारा इंट्रोड्यूस हो रहा था वो R था, और इसी को हमने क्या बोला था, रेजिस्टेंस बोला था। और उसी रेजिस्टेंस की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ये एक प्रॉपर्टी होती है मैटर की या कंडक्टर की, ताकि ये अपोज करे किसको, चार्ज के फ्लो को कम अपोज करे। तो अगर हम इस फॉर्मूला से इसको डिराइव करें तो हम R इज इक्वल टू V बाई आई लिख सकते हैं, दैट इज वोल्ट पर एम्पियर। और इस यूनिट को हम ओम बोलते हैं। और इसका नाम किस पे दिया था गया था, जॉर्ज सिमन ओम जो था, जो जॉर्ज सिमन ओम था जिसने ओम्स ला दिया था, उसी के नाम पे इस यूनिट, इसका यूनिट रखा गया। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। और ये क्या होता है, इट्स अ कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी इंट्रोड्यूस करते हैं, एक प्रॉपर्टी होती है मैटर की जिससे हम जो फ्लो ऑफ चार्ज को रोकता है, अपोज करता है, ठीक है। दिस इज अबाउट द रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस किन चीजों पे डिपेंड करता है, क्योंकि इंटरनल प्रॉपर्टी है एक कंडक्टर की, तो ये उन चीजों पे तो किन मैटर की किन चीजों पे डिपेंड करेगा वो हम देखेंगे। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, अब जो हमारे पास रेजिस्टेंस है, अगर हम इसी कंडक्टर को उठा के देखें, जितनी इसकी लेंथ ज्यादा होगी, अब इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं, जितनी लेंथ ज्यादा होगी, ठीक है,
उतने कोलिजन्स तो लेंथ अगर बढ़ेगी, नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ेंगे तो हमारी रेजिस्टेंस बढ़ेगी। दैट इज वाई आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। जितनी लेंथ ज्यादा होगी उतनी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है हमारे पास आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। ऐसा क्यों? अब अगर ये वाला है, यहां से सपोज 5 इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं और वो कोलिजन कर रहे हैं और पहुंच रहे हैं, बट अगर हम एट ए टाइम 10 इलेक्ट्रॉन्स अब पहुंचा डाल पा रहे हैं, अगर कुछ कोलिजन भी होगा फिर भी ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट चार्ज फ्लो होगा एज कंपेयर टू अगर छोटी एरिया का कंडक्टर है, तो जितना एरिया हमारा बढ़ेगा हमारी रेजिस्टेंस उतनी कम हो जाएगी। इसलिए हम क्या लिखते हैं? आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। तो हम अगर बोल रहे हैं यहाँ पे R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ना कि R इज इक्वल टू रो L बाई ए। वहां पे R एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी था, बट अब ये हमारा एक वेरिएबल है, एक डिपेंडेबल वेरिएबल है जो लेंथ और एरिया पे डिपेंड कर रहा है। और यहाँ पे जो मेन हमारे पास ये होता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जो खाली और खाली मैटर पे डिपेंड करता है, मटेरियल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, वो होता है हमारा रेजिस्टिविटी। क्या होता? रेजिस्टिविटी, दैट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। और जो रेजिस्टिविटी होती है हमारी, दैट इज आल्सो नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। जो रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और ये नेचुरल प्रॉपर्टी या डिपेंड्स ऑन द, ये नेचर ऑफ सबस्टेंस पे डिपेंड करती है। ये किस पे डिपेंड करती है? नेचर ऑफ सबस्टेंस पे डिपेंड करती है। इसको कोई भी और फैक्टर इफेक्ट नहीं करता है। रेजिस्टिविटी को कौन सी चीज इफेक्ट करती है? नेचर ऑफ सबस्टेंस इफेक्ट करती है। और अगर हम नेचर ऑफ सबस्टेंस की बात करें, तो टेम्परेचर एक चीज है जो एक नेचर को, हमारे कंडक्टर के नेचर को चेंज कर सकता है। तो हम क्या बोलेंगे? जो रो होगा वो डिफरेंट टेम्परेचर्स पे चेंज होगा। तो अगर ये डिफरेंट टेम्परेचर्स पे चेंज होगा तो हमारी रेजिस्टेंस जो है ये भी टेम्परेचर्स पे चेंज होगी। तो आर इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जितना हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा उतनी हमारी रेजिस्टेंस बढ़ती है, उतनी हमारी रेजिस्टेंस बढ़ती है। अब यहाँ पे और एक टर्म आती है हमारे पास रेजिस्टर्स के साथ साथ ही, और वो टर्म क्या है? दैट इज द कंडक्टेंस। जैसे हमने देखा सॉरी, जैसे हमने देखा कि रेजिस्टेंस, व्हाट रेजिस्टेंस वाज, इट वाज बेसिकली द अपोज टू द फ्लो ऑफ चार्ज। अब जो ये फ्लो ऑफ चार्ज है उसको हम कंडक्टेंस बोलेंगे। और जो ये कंडक्टेंस होती है दैट इज इक्वल टू वन बाई रेजिस्टेंस। और इसका जो यूनिट होता है दैट इज मोह, ओम का उल्टा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस का उल्टा है तो इसका यूनिट भी ओम का उल्टा है, दैट्स मोह। दैट इज मोह जो इसका यूनिट है। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जी से। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? अगर मैं रिप्रेजेंटेशन बताऊं, आर से हम रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट करते हैं, रो से हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी डिफाइन करते हैं, डिनोट करते हैं। जी से हम कंडक्टेंस डिनोट करते हैं। और ऐसी एक जो हमारे पास स्पेसिफिक कंडक्टेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी बोलते हैं। और वो हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, दैट इज डिनोटेड बाय सिग्मा। सो दिस वर सम टर्म्स जो हमने देखी। और हमने देखा कि इनकी वजह से क्या इफेक्ट पड़ता है हमारी इन चीजों पे। और कुछ बातें हैं जो हम इसमें डिस्कस करेंगे, कि लेंथ और एरिया से क्या चेंजेस आती है हमारे इसमें, वो भी हम बात करेंगे। जैसे कि अगर हम देखें, when the length of a conductor is varied then its area also changes। अगर हम किसी कंडक्टर की लेंथ चेंज कर रहे हैं और इसका एरिया चेंज हो रहा है, सपोज हम एक वायर को स्ट्रेच कर रहे हैं, तो उसकी लेंथ तो बढ़ेगी बट उसकी जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कम होगा। तब हमारे इसके साथ क्या होगा, तब हमारी रेजिस्टेंस के साथ क्या होगा, वो हम यहाँ पे देखेंगे। हमारे पास पेज नहीं है, सो लेट मी शो दिस ऑन द ब्लैक स्क्रीन और आप ये नोट करते जाओगे साथ साथ। सी द पॉइंट इज अब हमारे पास अगर लेंथ L1, क्रॉस सेक्शनल एरिया A1, और रो तो कॉमन रहेगा, रो तो कांस्टेंट रहेगा। किसी मटेरियल, एक वायर है जिसकी लेंथ L1 है, एरिया A है। अब हमने इसको स्ट्रेच किया, अब इसको हमने क्या किया? स्ट्रेच किया। तो ये क्या बनेगी? L2 लेंथ आएगी और
A2 क्रॉस सेक्शनल एरिया आएगा। और अगर हम इसकी रिलेशनशिप देखें, L1 विल बी लेस देन L2 बट एरिया 1 विल बी ग्रेटर देन एरिया 2, क्योंकि जब हम स्ट्रेच करेंगे तो क्रॉस सेक्शनल एरिया थिकनेस कम हो जाएगी और लेंथ बढ़ जाएगी। अगर हम देखिए कि रिलेशनशिप लेंथ रेजिस्टेंस का रिलेशनशिप क्या होगा, तो R1 होगा हमारे पास दैट विल बी इक्वल टू रो L1 बाई A1, और जो R2 होगा दैट विल बी इक्वल टू रो L2 बाई A2। ठीक है। तो अगर मैं इनका रेशो निकालूं, सो अगर मैं इसका रेशो निकालूं R1 बाई R2, वो क्या आएगा, R1 बाई R2 इज इक्वल टू L1 बाई A1 इंटू L2 बाई A2। ठीक है, L1 बाई A1 इंटू L2 बाई A2। तो मैं लिख सकता हूँ ना फिर जो R2 आएगा, या अगर हम इसको थोड़ा इन्वर्ट कर दें, जो R2 बाई, सॉरी ये गलत हो गया यहाँ पे, ये ऐसा नहीं है। अगर मैं R2 बाई R1 लिखूँ, वो क्या बनेगा, बनेगा L2 बाई A2 डिवाइडेड बाई L1 बाई A1। तो हमारा जो ये वैल्यू आएगा, ये बनेगा L2 बाई L1 इंटू A1 बाई A2। ये हमारा क्या होगा, रिलेशनशिप होगा। तो मैं बोल सकता हूँ R2 इज इक्वल टू L2 A1 बाई L1 A2 टाइम्स R1। ये एक रिलेशनशिप बनेगा इनके बीच में। बट अगर हम क्या काम करें, अगर हम कंसिडर करें कि अगर हम रो को वहीं पे रखें, तो यहाँ पे एक और एक रिलेशनशिप मैं बना सकता हूँ। सपोज अगर मैं रखूँ R डैश जो है R2 मेरी, वो किसके बराबर है, रो L2 L1। ठीक है, यहाँ से मैं क्या काम करूँ, तो एक रिलेशनशिप आ गई मेरी यहाँ पे। तो यहाँ से अगर हम रिलेशनशिप निकाले, जो हमारा क्या होता है, यहाँ पे हम रो को न काट के ऐसे रख सकते हैं। अगर मैं ये एक रेशो निकालूं R1 हाँ, तो क्या चीज़ है, ये हमने एक रिलेशनशिप निकाली। बट हमें पता है कि जो A1 L1 होगा, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल तो चेंज नहीं होगा, A2 L2 के बराबर होगा। तो मैं यहाँ से एक रिलेशनशिप निकाल सकता हूँ इन दोनों के बीच में, कि जो A2 होगा, या मैं बोल सकता हूँ A1 बाई A2 जो होगा, जो A2 होगा वो किसके बराबर होगा, L1 A1 बाई L2 के बराबर होगा। अगर मैं ये चीज इधर सब्स्टिट्यूट कर दूं, तो मेरा R2 क्या बनेगा, L2 A1 बाई L1, फिर इसके साथ क्या आएगा, L1 A1 बाई L2। ठीक है, तो ये A1 गया, तो हमारा R2 मिल गया किसके बराबर, L2 स्क्वायर बाई L1 स्क्वायर ऑफ R1। तो मैं लिख सकता हूँ R2 इज इक्वल टू L2 बाई L1 का होल स्क्वायर R1। ये हमारे रिलेशनशिप बनेगी जब हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं, जब हम स्ट्रेच कर रहे हैं अपनी किसको, अपनी वायर को स्ट्रेच कर रहे हैं। तो ये हमारा एक बनाएगा, बनेगा क्या था, ये था स्ट्रेचिंग ऑफ वायर। स्ट्रेचिंग ऑफ वायर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। ठीक है, ओलंपियाड लेवल ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है, if the area of cross section of a given conductor of a resistance R is changed from A1 to A2, तब क्या होगा, तब इसकी जो सिमिलरली ये मैं यहाँ पे ही लिख देता हूँ। अगर आप क्या कर रहे हैं, हम एरिया चेंज कर रहे हैं, लेंथ कांस्टेंट रख रहे हैं, तब तो पता ही है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये क्या बनेगा, A1 स्क्वायर बाई A2 स्क्वायर ऑफ R, R डैश जो रहेगा हमारी। और इसी तरह इफ द रेडियस ऑफ अ कंडक्टर इज चेंज, तो तब क्या होगा, वो हम एरिया से ही डिनोट कर सकते हैं, वो सब देखने की जरूरत नहीं है। तो ये हमने कुछ पॉइंट्स देखे। आगे बढ़ेंगे और इस पे क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि हमने पीछे भी क्वेश्चन नहीं किया है, तो एक दो क्वेश्चंस उसके भी है। तो लेट अस डू दिस। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। वोल्टेज कितनी है, 60 वोल्ट की। इफ इट ड्राज अ करंट ऑफ 4 एम्पियर, अभी कितनी करंट ड्रा कर रहा है, 4 एम्पियर की करंट ड्रा कर रहा है। अगर ये 4 एम्पियर की करंट ड्रा कर रहा है, I इज इक्वल टू 4 एम्पियर, व्हाट
करंट विल द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज टू 120 वोल्ट। हमने अभी देखा कि हमारा जो ओम्स लॉ था वो क्या बोल रहा था, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो जितना हम ये इंक्रीज करेंगे उतना, या हम बोल रहे थे V बाई आई का जो रेशो है वो कांस्टेंट रहता है। तो इनिशियली अगर V बाई आई 60/4 था, तो फाइनली भी कितना रहेगा 20 बाई, तो हमें निकालना है कि करंट कितना ड्रॉ करेगा। तो आई, तो 4 1 5 तो आई कितना आएगा 120/15 आएगा। तो 8 एम्पियर की करंट, क्योंकि हमारा जो, अगर हम ऐसे भी देखें ये डबल हो रही है तो करंट भी डबल हो जाएगी। तो हमारी करंट कितनी, 8 एम्पियर की करंट ये ड्रॉ करेगा। होप समझ आ गया होगा ये सवाल, सिंपल सा सवाल था। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरे सवाल की। दैट इज अ वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 4 एम्पियर। तो हमारी लेंथ देखिए है L1 इज इक्वल टू L और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू A। ठीक है, अब हमने क्या किया, और इसका रेजिस्टेंस जो है R1 वो 4 ओम का है। What should be the resistance of another wire of same material? तो resistivity क्या है, रो कौन दोनों के लिए सेम है। Having length L/2, जो L2 है वो L/2 है, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है 2A है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है 2A है। तो हमें R2 निकालना है। अगर मैं बोलूं R1 जो 4 है वो किसके बराबर है, रो L1, दैट इज L/A। ठीक है, और जो मेरा R2 होगा वो किसके बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल टू रो L/2 बाई 2A, इसके बराबर होगा। तो मैं यहाँ को इसको अगर इवेल्युएट करूँ, ये बनेगा रो L/4A। अगर मैं इसे 1/4 कॉमन निकालूं, ये बनेगा मेरे को रो L/A। तो जो मेरा रो L है ये ऑलरेडी किसके बराबर है, ये 4 के बराबर है। तो मैं लिख सकता हूँ 1/4 इंटू 4, यहाँ पे कितना वैल्यू आएगा 1 आएगा। तो सिंपल सवाल था, आसान सा सवाल था। खुद भी एक बार वीडियो पॉज करके पहले खुद ट्राई कर लो, फिर उसके बाद सॉल्यूशन भी देख लेना। These were some important topics जो हमने डिस्कस करी। अब हम इन्हीं रेजिस्टर्स को कुछ कॉम्बिनेशंस में बनाएंगे। तो बेसिकली कॉम्बिनेशन क्या होती है, जब हम चीज़ों को जोड़ते हैं। सपोज अगर हमारे पास रजिस्टर रजिस्टर मैंने आपको दिखाया था कल, ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, एक रजिस्टर है और ऐसे हम क्या दिखाते हैं, वेरिएबल रजिस्टर। ठीक है, इसकी अभी हमें बात नहीं करनी है, हम इसकी बात कर रहे हैं। अगर हम रजिस्टर्स को किसी तरीके से भी जोड़ रहे हैं, सपोज हम दो रजिस्टर्स को ऐसे जोड़ रहे हैं, यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे हैं, तब क्या होगा। या हम ऐसे जोड़ रहे हैं, ऐसे यहाँ पे और एक रजिस्टर आ रहा है, यहाँ पे ऐसे रजिस्टर आ रहा है, ऐसे जोड़ दिया, तो तब क्या होगा। जो ये कॉम्बिनेशंस होती है, यहाँ पे ये होती है कॉम्बिनेशंस ऑफ रजिस्टर्स। अब जब कॉम्बिनेशंस है हमारे पास, तो हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास दो तरीके की कॉम्बिनेशंस आती है, एक होती है सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरी होती है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होती है और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होती है। सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करें, जब हम रजिस्टर्स को एक दूसरे के साथ एंड टू एंड कनेक्ट करेंगे, ऐसे ये एक रजिस्टर रहा, इसके साथ दूसरा रजिस्टर अटैच और तीसरा रजिस्टर अटैच, इस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे, सीरीज रजिस्टर को। बेसिकली सीरीज रजिस्टर्स रेजिस्टेंस में क्या होता है, जो करंट होती है थ्रू आउट, यहां से यहां तक आई सेम होगी, करंट सेम होगी, हर एक रेजिस्टर से में सेम करंट जाएगी। दूसरी चीज, जो अक्रॉस द पोटेंशियल ड्रॉप, सपोज अगर ये बैटरी एक के साथ ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है, अगर ये V वोल्ट सप्लाई कर रही होगी, तो इसके अक्रॉस V1 ड्रॉप, इसके अक्रॉस अगर V2 पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, इसके अगर V3 पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो जो ये V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा, ये V के बराबर होगा। ठीक है, अब इसका एक्सप्रेशन हम कैसे डराइव करेंगे वो हम देखते हैं। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए था। देखिए, सॉरी, थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। तो देखो, ये हमारा रजिस्टर R1 है, रजिस्टर R2 है, रजिस्टर R3 है। इसमें से करंट आई जा रही है, एक पोटेंशियल ड्रॉप टोटल V सप्लाई कर रहा है ये, ठीक है, V वोल्ट का।
इसमें से सपोज हमारा V1 ड्रॉप हो रहा है, इसमें से हमारा V2 ड्रॉप हो रहा है और इसमें से हमारा V3 ड्रॉप हो रहा है, ये 3 चीजें हैं, ठीक है। तो जो हमारा V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा, ये किसके बराबर होगा? ओवरऑल टोटल पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। तो V1 को मैं लेकिन लिख सकता हूँ ना फ्रॉम ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। तो इसमें से जो करंट जा रही है तीनों रेजिस्टर्स में से वो कितनी है? I है। तो हम लिखेंगे IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, और जो हमारी बैटरी सप्लाई कर रही है वो भी कितनी करंट सप्लाई कर रही है? I। और एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम ले लेते हैं इनका समेशन, अगर हम इन रेजिस्टर्स को जोड़ के रखते हैं और मतलब इनके बदले ही एक ऐसा रेजिस्टर डालते हैं, ये रेजिस्टेंस क्या है? आर इक्विवेलेंट ऐसा रजिस्टर है, अगर हम इन तीन को हटा के वो एक रजिस्टर डाल दे तो ये सर्किट जो है ये एग्जैक्टली वैसा ही रिएक्ट करेगा जैसे ये अभी तक कर रहा था। उसी को हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलते हैं। वही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने की हम कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, अब हम आई जो है वो कॉमन है तीनों टर्म्स में, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 इज इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट। अगर हम आई और आई कैंसिल करें क्योंकि सेम है दोनों साइड से, तो हमें क्या मिलेगा? आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहां से क्या पता चल रहा है कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो क्या होता है? दैट इज द सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है। तो अगर हम इनको सम करें, हम क्या दे ये तो तीन रजिस्टर्स के बारे में यहाँ पे है, बट अगर ये n नंबर ऑफ रजिस्टर्स भी हो तब भी ये सेम ही फॉर्मूला यूज होगी, उन n रजिस्टर्स का सम होगा। अब अगर क्या होगा, हमारा R1 इक्वल्स टू R2 इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू डैश 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 Rn तक सारे रजिस्टर सेम होंगे, तब हमारी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो बनेगी वो किसके बराबर होगी? वो ये R के बराबर है, तो ये n टाइम्स R के बराबर होगी, ठीक है। तो इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन अगर हम देखें, जो हमारी रेजिस्टेंस है वो बढ़ रही है, तो रेजिस्टेंस जो होगी दैट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन द हाईएस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस वी विल हैव। सपोज अगर हमारे पास 2, 3 और 5 ओम का रेजिस्टर है, जो इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी वो हमेशा आर इक्विवेलेंट विल बी ग्रेटर देन 5 ओम, ठीक है। ये रहा हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। पैरेलल कॉम्बिनेशन में अब क्या होगा, अगर आप देखो यहाँ से एक पोटेंशियल ड्रॉप सप्लाई हो रहा है, इस पॉइंट के बीच में, इन दो पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल है वो सेम रहेगा। तो उसका मतलब क्या है, इधर भी वही पोटेंशियल ड्रॉप होगा V, इधर भी वही पोटेंशियल ड्रॉप होगा V, और इधर भी वही पोटेंशियल ड्रॉप होगा V। तो हम बोलेंगे अगर इसकी रेजिस्टेंस R1 है, अब जो करंट आ रही है वो सेम नहीं होगी तीनों में से। यहाँ से एक करंट I2 जा रही है, यहाँ से I1 जा रही है, यहाँ से I2 जा रही है और यहाँ से I3 जा रही है। थ्री डिफरेंट करंट्स जा रही है तीन डिफरेंट रेजिस्टर से, और लेकिन पोटेंशियल ड्रॉप जो हो रहा है वो इक्वल हो रहा है थ्रू ऑल द रेजिस्टर्स। तो मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे, जब हम पैरेलल रेजिस्टेंसेस की बात करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशंस की बात करेंगे, जो समेशन ऑफ रेजिस्ट करंट्स होगा I1 प्लस I2 प्लस I3 वो किसके बराबर होगा? वो टोटल करंट I के बराबर होगा। I को मैं कैसे लिख सकता हूँ? हमें पता है V इज इक्वल टू आई आर, तो I किसको मैं लिख सकता हूँ? V बाई आर। तो I1 को मैं क्या लिखूंगा? V बाई I1, सॉरी V बाई R1, इसको मैं लिखूंगा V बाई R2, इसको मैं लिखूंगा V बाई R3, और ये इसका समेशन किसके बराबर है? V बाई R इक्विवेलेंट, जो हम ओवरऑल रेजिस्टेंस की इक्विवेलेंस निकाल रहे हैं, ठीक है। तो जो हमारा V कॉमन निकाल के 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये बनेगा 1V/R इक्विवेलेंट के, तो V गया, तो जो हमारा R इक्विवेलेंट है 1/R इक्विवेलेंट है दैट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, जो हमारी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है दैट द reciprocal of the equivalent resistance is equal to sum of the reciprocals of individual resistances, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से देखें, अगर हमारे पास अब क्या है, R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 डाइडेड R n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स है और हर का वैल्यू R है, तो हम बोलेंगे ना 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R डैश 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 कितने n नंबर ऑफ टाइम्स 1/R। तो जो ये ओवरऑल होगा कितना n बाई आर के बराबर होगा। तो यहाँ से मुझे पता चलेगा कि R इक्विवेलेंट जो है वो R बाई
n के बराबर है। तो दिस इज द केस व्हेन हमारे पास इक्वल नंबर ऑफ रेजिस्टेंस इक्वल रेजिस्टेंसेस होंगे, और अगर n नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस होंगे तो वो r बाई n के बराबर होगा। तो यहाँ से एक और एक चीज आप डिपेक्ट कर सकते हो कि जो हमारी रेजिस्टेंस होगी in case of parallel combination, equivalent resistance is always less than the smallest resistance in the circuit. Suppose अगर हम दो resistances ले, suppose एग्जाम्पल लेते हैं, 5 और 10 ओम की रेजिस्टेंस है हमारे पास, ठीक है। तो लोवेस्ट कौन है? 5। तो अगर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/5 प्लस 1/10, तो इसको मैं 2/10 भी बना सकता हूँ। तो r इक्विवेलेंट कितना बना मेरा? r इक्विवेलेंट मेरा बनेगा 10/3, जो आ रहा है 3.33 समथिंग, तो जो कि लेस देन है 5 के। ऐसे ही केस हर एक केस में होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अब आती है क्वेश्चंस के, अब हो सकता है कि पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन को जोड़ के रखा गया है, दोनों चीजें हैं, तो हम पैरेलल को पैरेलल के तरीके से सॉल्व करेंगे, सीरीज को सीरीज की तरीके से सॉल्व करेंगे, और फिर बाकी चीजें बाकी उनको कंबाइन करके देख लेंगे। मैंने एक क्वेश्चन इसी टाइप का आपके लिए आगे रखा हुआ है कि देखो हमारे पास क्या है, R1 है 10 ओम का, 10 ओम का, R2 है 40 ओम का, R3 है 30 ओम का, R4 है 20 ओम का, और R5 है 60 ओम का। ये हमारे पास रेजिस्टर्स है। एक 12 वोल्ट बैटरी है। कितने वोल्ट की बैटरी है? 12 वोल्ट की बैटरी है। हमें फाइंड करना है टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है, टोटल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ही होती है। तो अगर हम देखें, ये वाली जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ये वाली भी जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन है, और इनके बीच में जो है ये करंट जो है, ये दो का कॉम्बिनेशन फिर एक सीरीज कॉम्बिनेशन बनाता है। उसके बाद हमें क्या निकालनी है? टोटल करंट इसमें से कितनी फ्लो हो रही है। तो अगर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखें, इन दो की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी है? क्योंकि इक्वल रेजिस्टेंसेस है, दो है, सॉरी ये 40 है, नहीं दो डिफरेंट रेजिस्टेंस है। तो मैं लिख सकता हूँ ना आर, ठीक है, आर डैश में सपोज का नाम दूं, वो बनेगा 1/r डैश इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/40। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4 प्लस 1/40 इज इक्वल टू 5/40। तो ये आर डैश जो आएगा वो आएगा 40/5 इज इक्वल टू 8, ठीक है। अगर मैं ऐसे अब 1/r डबल डैश, जो ये वाला रेजिस्टेंस किसका कॉम्बिनेशन है, तो ये क्या बनेगा? 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/60, इनका जो एलसीएम आएगा 60 आएगा, तो ये बनेगा 60, 3 प्लस 2 प्लस 1, तो ये कितना बनेगा? 6/60, विच इम्प्लाइज जो आर डबल डैश आएगा वो कितना आएगा? 60/6 इज इक्वल टू 10 के बराबर आएगा। तो अब यार ये टोटल कितना है? ये टोटल 8 आ रहा है, ये टोटल 10 आ रहा है। तो इनकी जो अब ये दो, अगर इनका मैं इक्विवेलेंट सर्किट अब यहाँ पे बनाऊं, ये एक बैटरी है 12 वोल्ट की, यहाँ पे एक रेजिस्टर है, ठीक है, यहाँ पे दूसरा रेजिस्टर है, ये 8 ओम का है, ये 10 ओम का है। तो इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अब कितनी होगी? 8 प्लस 10, क्योंकि ये सीरीज में है तो 18 ओम की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी। तो टोटल रेजिस्टेंस कितनी आएगी? 18 ओम की रेजिस्टेंस आएगी। अब हमारे पास 18 ओम की रेजिस्टेंस आ गई। अब हम करंट कैसे निकालेंगे? इस छोटी सी जगह पे निकालेंगे। हमें पता है V इज इक्वल टू आई आर, I इज इक्वल टू V बाई आर। V दिया हुआ है कितना है? 12 वोल्ट, और R कितना दिया हुआ है? 18 वोल्ट, 18 ओम, क्योंकि टोटल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो ये कितना आएगा? 4 2 8 2 6 2 9 3 2 3 3 तो 2/3 एम्पियर की करंट हमारे पास इसमें से होगी। 2/3 एम्पियर की करंट हमारे पास यहाँ पे होगी। दिस इज द क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस आप ट्राई कर सकते हो। अब हमारा ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। मैंने आज का लेक्चर इसीलिए बढ़ा लिया ताकि हम कंक्लूड कर सके, क्योंकि आपका एग्जाम भी आ रहा है जल्दी से। तो बात करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की। अब हमने देखा कि जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या कर रहा है, वो करंट सप्लाई कर रहा है, उसमें एक रेजिस्टेंस डेवलप हो रही है। जब ये रेजिस्टेंस डेवलप होगी, इसकी वजह से क्या होगा? चीजें हीट अप होंगी। हमें पता है ना, क्योंकि हमने देखा था, जैसे हीटर है, हीटर किस पे काम करता है? इलेक्ट्रिक करंट पे काम करता है। तो इलेक्ट्रिक करंट से ये हीट कैसे जनरेट होगी, वो चीज हम देखेंगे। तो इसमें जूल साहब ने क्या बोला? जूल साहब ने बोला
कि द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एंड टाइम फॉर विच इट फ्लोज। तो H से हम डिनोट करते हैं, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट, it is directly proportional to the resistance of the conductor, and it's directly proportional time for which the current flows। ठीक है, सपोज ये कंडक्टर है, इसमें जो करंट फ्लो कर रही है इसकी रेजिस्टेंस आर है, करंट आई फ्लो कर रही है इसमें से टी टाइम के लिए, तो जो इसमें से हीट ये होगी वो किसके बराबर होगी, आई स्क्वायर आर टी के। दिस इज अवर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, और इसी फॉर्मूला पे कई सवाल आते हैं। अब इसी फॉर्मूला के कुछ डिफरेंट तरीके हैं। सपोज जो हमारा है, हाँ, तो देखो V इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी हमारी फॉर्मूला है, बट हमें पता है कि I किसके बराबर होती है, V बाई आर के बराबर होती है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूं, H इज इक्वल टू, सॉरी, H इज इक्वल टू ये क्या बनेगा, V स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। तो ये आर इस स्क्वायर के साथ कटेगा, तो ये किसके बराबर होगा, वी स्क्वायर आर टी। ये और एक फॉर्मूला आ गई हमारी इसकी। और इसी के साथ हमारा और एक क्या आता है, एच इज इक्वल टू, अब अगर मैं क्या करूं काम, अब अगर मैं v को ही आई आई आर के फॉर्मूला, अब इसी फॉर्मूला में थोड़ा और चेंज कर देते हैं, पहली वाली फॉर्मूला में अब r की जगह v बाई आई डाल देते हैं, तो h किसके बराबर आएगा, h इज इक्वल टू v बाई आर की जगह v बाई आई टी। तो v गया सॉरी एक सेकेंड, हाँ ठीक है ठीक है। तो अगर हमने क्या किया, अब हमने आर की वैल्यू इधर चेंज कर दी, तो हमारा क्या था, एच इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर टी। अब मैंने चेंज कर दिया, एच इज इक्वल टू वी स्क्वायर, ऐसे ही रहने दिया, आर की जगह क्या डाला, वी बाई आई, वी बाई आई टी। तो वी एक गया इसके साथ, तो ये बनेगा कितना, वी आई टी। ठीक है, दिस इज अवर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की डिफरेंट फॉर्मूलाज है जो डिफरेंट जगह पे यूज होती है। इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या है, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन वगैरह में यूज होता है। इलेक्ट्रिक बल्ब्स में होता है, जब ग्लो करते हैं, जो टंगस्टन बल्ब्स होते हैं हमारे पास, उनका मेल्टिंग पॉइंट होता है 3380 डिग्री सेल्सियस, और जब वो हीट अप होते हैं तो वो ग्लो करने लगते हैं। ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रिक फ्यूज जो होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। जब बहुत करंट बढ़ती है, तो जब बहुत करंट चली जाती है उसमें, तो क्या वो मेल्ट हो जाता है और हमारा सर्किट ब्रेक हो जाता है, उसकी वजह से हमारा घर बच जाता है। ठीक है, आगे बात करेंगे अब इलेक्ट्रिक पावर की। इलेक्ट्रिक पावर है क्या इलेक्ट्रिक पावर इज नथिंग बट इट इज द वर्क डन पर यूनिट टाइम। जो हम अभी तक देख रहे थे कि हीट कितनी है, वो भी क्या है, हीट जो एनर्जी थी, एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम किस में कन्वर्ट कर रहे थे, हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे थे। अगर हम वहीं से देखें, जो एच था इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी के बराबर था। अब अगर यही एनर्जी पर यूनिट टाइम कंज्यूम हो रही है, तो हम उस टी से उसको डिवाइड करेंगे, तो जो हमारा पावर आएगा दैट विल बी इक्वल टू, पावर किसके बराबर आएगा, पावर विल बी इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ठीक है, so power is nothing but it is the work done per unit time or the rate of consumption of energy, dissipation of energy consumed in a circuit, उसी को हम क्या बोलते हैं, पावर। और पावर की जो फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला हम पावर की बोलेंगे, वो क्या है, जनरल पावर की फॉर्मूला है, पावर इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाई टाइम टेकन। इसको हम यहाँ पे बोल सकते हैं एनर्जी कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाई टाइम टेकन। ठीक है, तो जो हमारा वर्क डन आ रहा है, को तीन फॉर्मूलाज इसकी भी है, जैसे मैंने पिछले डिराइव की थी वैसे ही ये भी है। वर्क डन जो आएगा, वर्क डन जो होता है किसके, वी आई टी के बराबर होता है। तो मैं पावर अगर यहाँ से डिराइव करूँ, वी आई के बराबर होगा, और फिर जब इसको फॉर्मूलाज को चेंज करेंगे तो ये आई स्क्वायर आर के बराबर भी आएगा, और यही पावर वी स्क्वायर पे आर के बराबर भी आएगा। दीज आर द डिफरेंट फॉर्मूलाज वी कैन यूज, दिस आर द डिफरेंट फॉर्मूलाज वी कैन यूज इन दिस केस। अब एक बात इसमें ये है, और जो यूनिट होता है इलेक्ट्रिक पावर का वो होता है वॉट। वॉट क्या होता है, वॉट इज इक्वल टू जूल पर सेकेंड। ठीक है, अगर हम जूल जूल को डिफाइन करें, जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ये होता है, जूल को हम डिफाइन करते हैं एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन एन एप्लियंस ऑफ पावर 1 watt इज यूज्ड फॉर 1 सेकेंड। तो जूल को हम कैसे डिफाइन करते हैं,
पावर सेट टू बी 1 वॉट व्हेन 1 एम्पीयर। ठीक है, पहले जूल को डिफाइन करते हैं। जूल क्या होता है? जब एक वॉट का कोई भी डिवाइस हम 1 सेकंड के लिए चलाएं, उसमें जितनी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होती है वो 1 जूल के बराबर होती है। अब ये पावर जो है 1 वॉट, वो क्या होता है? पावर is said to be 1 watt when 1 ampere of current flows through a circuit having 1 volt potential difference. Suppose ये एक कंडक्टर है, इसकी पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है और इसमें 1 एम्पियर की अगर करंट चल रही है तो हम बोलेंगे इसका पावर कितना है? 1 वॉट का पावर है इसका। तो 1 वॉट जो होता है, 1 वॉट इज इक्वल टू 1 वोल्ट एम्पियर, 1 वोल्ट एम्पियर। इसके कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स है, जैसे हॉर्स पावर है जो 746 वॉट्स के बराबर होता है, 746 वॉट्स के बराबर होता है। बट जो हम घरों पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जब हम बात करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के जो यूनिट्स हम यूज करते हैं फॉर द कमर्शियल पर्पसेस, वो होता है वॉट आवर। वॉट आवर, वॉट आवर होता है कितना पावर कंज्यूम हुआ कितने टाइम में। दिस इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी पावर इनटू टाइम, क्योंकि हमने देखा वर्क डन। पीछे अगर हम जाएं, हमने क्या देखा? वर्क डन या एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से देखिए पावर इनटू टाइम कितना आएगा, एनर्जी कंज्यूम्ड, वही फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो इसका यूनिट क्या होगा? कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी वह होता है 1 वॉट आवर। वो 1 घंटे में कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हुई। तो जो हमारा 1 किलो वॉट आवर होता है, 1 किलो वॉट आवर जो होता है वो 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल्स के बराबर होता है। 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल्स के बराबर होता है। ठीक है, तो दिस इज अवर ऑल अबाउट दिस चैप्टर। इसमें इतना ही था इस चैप्टर में। बस एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, एक छोटा सा न्यूमेरिकल, क्योंकि इसमें मैंने न्यूमेरिकल नहीं रखा है। सपोज अगर हमारे पास एक रेडियो सेट है, कोई भी डिवाइस है। ब्लैक स्क्रीन पे करते हैं ये वाला सवाल, एक सेकेंड। ब्लैक स्क्रीन, हाँ देखो, अगर हमारे पास एक रेडियो सेट है या कोई भी डिवाइस है जो 60 वॉट इसका पावर है, ठीक है, इसका पावर कितना है? 60 वॉट, और ये 5 घंटों के लिए चल रहा है, 5 घंटों के लिए चल रहा है। हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर कंज्यूम्ड? इसमें कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होगी? इसका आंसर मुझे वॉट आवर में भी निकालूंगा मैं, और किलो वॉट आवर में भी निकालूंगा। दैट्स नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड विल बी पावर इनटू टाइम, दैट विल बी इक्वल टू 80 इंटू 5। वो कितना आएगा? 400 वॉट आवर। बट अगर मैं इसको किस में कन्वर्ट करूं? किलो वॉट आवर में, दैट विल बी इक्वल टू 0.400 किलो वॉट आवर। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर। नेक्स्ट लेक्चर मैं लूंगा आपका, उसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा। टिल देन, गुड बाय।